सवाल है, अगर हमारी आवाज और तस्वीर आप तक बिना किसी रुकावट के, खेद के, खलल के पहुंच रही है तो आप लोग बताइए और फिर हम करेंगे सेशन का आगाज यानी शुभारंभ। रोहित जोगी हमारे साथ हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, तो इस उम्मीद के साथ कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं, हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है, आज के सेशन का आगाज करेंगे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, पौधों में गैसों का विनिमय कैसे होता है। हम लोगों की अगर बात करें, मतलब मानव की बात करें, तो मानव में जो गैसियस एक्सचेंज होता है, मानव में जो गैसियस एक्सचेंज होता है ना, मनुष्य में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसके थ्रू होता है। तो हमारे फेफड़े थे, देखिएगा, ये मान लिया कि हमारा फेफड़ा है, ठीक है, और ये फेफड़ों में हवा जा रही थी नाक के थ्रू, है ना, ये नाक के थ्रू हवा जा रही थी ऐसे। ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई जो है वो ब्रोंकियोल में कन्वर्ट होती है, और ये बहुत सारे विभाजन के बाद अंत में बलून जैसी संरचनाओं में जाकर ये इसका अंत हो जा रहा था। ये जो बलून जैसी संरचनाएं थी ये कहला रही थी एल्वियोलाई, कूपिका, यही कहला रही थी ना, ये कहला रही थी कूपिका। और इन कूपिकाओं से ढेर सारी नसें जुड़ी हुई थी, इन कूपिकाओं से ढेर सारी नसें जुड़ी हुई थी। तो कूपिकाओं से ऑक्सीजन ब्लड में गया और जो CO2 बना वो बाहर ऐसे आ गया। तो हम लोगों में गैसों का जो विनिमय है, मतलब ऑक्सीजन जा रहा है और CO2 बाहर निकल रहा है, वो फेफड़े के लंग्स के एल्वियोलाई के थ्रू जा रहा था, यानी फेफड़े के कूपिकाओं के थ्रू हो रहा था गैसियस एक्सचेंज। पौधों में माय डियर फ्रेंड्स गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होगा, आज का मुद्दा यही है, ठीक है। असजद साहब, फ्रॉग हिल्स क्या स्किन लंग्स से क्यों रेस्पिरेटरी करते हैं? फ्रॉग का जो स्किन होता है वो काफी पतला होता है और उसमें ढेर सारे ब्लड वेसल्स यानी हाईली ये वस्कुलर होते हैं, त्वचा नम होती है, उनकी त्वचा पे बाल या मछलियों जैसे स्केल्स यानी शल्क नहीं होते हैं, इसलिए फ्रॉग की त्वचा से भी क्या हो सकता है, रेस्पिरेशन हो सकता है। हमारी त्वचा काफी मोटी है ना, इस पे बाल वगैरह हैं, तो हमारी त्वचा से रेस्पिरेशन नहीं होता। लेकिन फ्रॉग में जो ब्रीदिंग है वो त्वचा से भी क्यों हो सकती है, क्योंकि उनकी त्वचा नम होती है, काफी पतली होती है, हाईली वस्कुलर यानी काफी ज्यादा संवहनीय होती है, मतलब ढेर सारी नसें जुड़ी होती हैं उनकी त्वचा से, और उनकी त्वचा पे बाल या और फिर शल्क नहीं पाए जाते, इसलिए फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग में त्वचा के द्वारा भी श्वसन होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रॉग में त्वचा के द्वारा श्वसन होता है या फ्रॉग में त्वचा एक आइडियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, क्यों, उसके कारण क्या है, तो ये सब कारण है। हमारी त्वचा से क्यों नहीं हो सकता, हमारी चमड़ी मोटी है, इसके रोम है, मॉइस्ट नहीं रहती है ना, ज्यादा ब्लड वेसल्स इसमें नहीं है, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गन को रेस्पिरेटरी ऑर्गन होने के लिए ये कुछ शर्तें होनी चाहिए कि वो थिन होना चाहिए ताकि आराम से गैसियस एक्सचेंज हो सके, हाईली वस्कुलर होना चाहिए, मतलब इससे ढेर सारी नसें यानी रुधिर वाहिकाएं जुड़ी होनी चाहिए, ढेर सारी नसें जुड़ी होनी चाहिए, ढेर सारी रुधिर वाहिकाएं जुड़ी होनी चाहिए, और नम होनी चाहिए, और उस पर बाल वगैरह शल्क यानी स्केल्स नहीं होने चाहिए, जैसे मछलियों की त्वचा पे शल्क होते हैं तो उससे रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, हेडिंग डाल लेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, पौधों में गैसों का विनिमय। आज बच्चों की हाजिरी बहुत कम है क्या, सैटरडे की वजह से कंफ्यूज्ड हैं क्या कि सैटरडे को क्लास नहीं चलेगी? गौरव सिंह साहब, ठीक है, आवाज आ रही है। श्रेया गुप्ता, वेरी गुड, शुक्रिया वीरेंद्र साहब। पौधों में गैसों का विनिमय, पौधों में गैसों का विनिमय, विनिमय मतलब आदान प्रदान, एक्सचेंज, है ना। तो पौधों में गैसों का विनिमय कैसे होता है, हमारे अंदर तो गैसों का विनिमय हो रहा है कैसे, तो लंग्स के एल्वियोलाई के थ्रू। पौधों में गैसों का विनिमय कैसे होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो उसकी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है, उसकी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, अगर हम पौधों में गैसों की विनिमय की बात करते हैं, है ना, और पौधों में हम बात करते हैं दिन के समय की, किसकी, दिन के समय की हम लोग बात कर ले रहे हैं, मान लिया, ठीक है, दिन के समय की हम लोग बात कर लेते हैं, दिन के समय की, दिन के समय की,
पौधों में, और वो भी दिन के समय की बात हो रही है। तो आप मुझे बताइए कि पौधों में जो है वो दिन के समय रेस्पिरेशन प्रकाश संश्लेषण होगा कि नहीं? यस और नो? पौधों में दिन के समय जो है पौधों में दिन के समय जो है वो प्रकाश संश्लेषण होगा कि नहीं होगा? ये बताइए, प्रकाश संश्लेषण होगा कि नहीं होगा? पौधों में अगर हम दिन के समय की बात कर रहे हैं तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होगा कि नहीं होगा? बताइए। दिन के समय फोटो सिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण जो है वो होगा कि नहीं होगा, है ना? दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होगा कि नहीं होगा? बताइए। तो आप कहेंगे सर दिन के समय जो है वो प्रकाश संश्लेषण होगा। और प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे लेते हैं CO2 और छोड़ते हैं ऑक्सीजन। ठीक है। दिन के समय में पौधे लेते हैं क्या? CO2 और छोड़ते हैं ऑक्सीजन। अच्छा, दिन के समय रेस्पिरेशन होगा कि नहीं होगा? बताइए। दिन के समय रेस्पिरेशन होगा कि नहीं होगा? ये मुझे बताइए आप। अगर हम दिन के समय की बात करते हैं तो दिन के समय जो है वो रेस्पिरेशन होगा कि नहीं होगा? दिन के समय रेस्पिरेशन होगा कि नहीं होगा? ये जरा आप लोग बताइएगा। तो दिन के समय जो है वो रेस्पिरेशन होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो दिन के समय आप कहेंगे कि सर दिन के समय फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं होगा? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण होगा या नहीं होगा? बताइए। तो आप कहेंगे यस सर, दिन के समय जो है वो प्रकाश संश्लेषण होगा। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होगा और प्रकाश संश्लेषण में पौधे लेते हैं CO2 और छोड़ते हैं ऑक्सीजन। बात को समझिएगा। क्या दिन के समय रेस्पिरेशन भी चल रहा होगा? तो आप कहेगा यस सर, दिन के समय रेस्पिरेशन भी चल रहा होगा, श्वसन भी चल रहा होगा, क्योंकि दिन के समय पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज बनाएंगे, CO2 लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और ग्लूकोज बनाएंगे कि नहीं? अब ये ग्लूकोज जलेगा और जलकर एनर्जी देगा। तो दिन के समय आप कहिएगा सर, दिन के समय रेस्पिरेशन भी चल रहा होगा और रेस्पिरेशन में पौधा हो या जंतु हो लेता है ऑक्सीजन, छोड़ता है क्या? CO2। लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं क्या? CO2। क्योंकि रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज से मिलेगा और जलेगा और क्या देगा? CO2 देगा, वाटर देगा, एनर्जी देगा। ये तो दिन की बात हो गई। लेकिन अगर आप रात की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? रात की बात कर रहे हैं। ठीक है। किसकी? रात की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नाइट की बात करते हैं, रात्रि की आप बात कर लेते हो अगर रात्रि की, तो आप मुझे बताइए कि रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण होगा? रात्रि के समय क्या प्रकाश संश्लेषण होगा? तो आप कहोगे कि सर रात्रि के समय तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो नहीं होगा। रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण जो है वो नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण वाले टॉपिक में आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजें जरूरी होती हैं। पहला CO2, दूसरा पानी, तीसरा क्लोरोफिल और चौथा लाइट। ये 4 चीजें आवश्यक होती हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। इन चारों चीजों में कोई एक भी एब्सेंट रहा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी। तो रात की अगर बात करते हैं तो रात के समय में प्रकाश संश्लेषण तो नहीं होगा। रात के समय में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। क्या रात के समय में रेस्पिरेशन भी नहीं होगा? जैसे कोई पूछ दे, क्या रात के समय में रेस्पिरेशन भी नहीं होगा? क्या रात के समय में श्वसन भी नहीं होगा क्या?
तो आप कहेगा ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, रात के समय में तो रेस्पिरेशन होगा। देखिए, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या आपकी सांसें कभी रुकती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को हर समय एनर्जी चाहिए। जैसे आप काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी बॉडी को चलाने के लिए, बॉडी में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो आप काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, एनर्जी हर समय चाहिए होती है। सो रेस्पिरेशन हमेशा चलता रहता है, सांसें हमेशा चलती रहती है। जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो भी बैटरी कंज्यूम करता है, मोबाइल नहीं यूज कर रहे हैं तब भी वो बैटरी खा रहा होता है। मोबाइल मेरा रखा हुआ है फिर भी वो बैटरी कंज्यूम कर रहा है। क्यों? मोबाइल को स्टैंड बाय रखने के लिए, मोबाइल को चालू रखने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होती है। उसी तरह से देखो, चाहे वो पौधा हो या जंतु हो, उसको जिंदा रहने के लिए, उसकी बॉडी में जो डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको चालू रखने के लिए एनर्जी चाहिए। तो सांसें हमेशा चलती हैं, चाहे वो दिन हो रात हो, 24 घंटे सांसें चलेंगी। तो चाहे वो पौधा हो या जंतु हो, उसमें श्वसन तो भाई रात दिन होगा। और श्वसन में पौधा हो या जंतु हो, लेगा क्या? ऑक्सीजन, छोड़ेगा आपका CO2, छोड़ेगा आपका CO2। तो रेस्पिरेशन 24 आवर चलता रहता है, चाहे वो पौधा हो चाहे वो जंतु हो। तो अगर मैं आपसे एक सवाल कर दूं माय डियर फ्रेंड्स, अंजलि, श्वेता पटेल, जितने लोग भी लाइव हैं, कि पौधे क्या लेते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? बताइए, पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? बताइए। मैंने एक सिंपल सा सवाल आपसे किया, हम पढ़ रहे हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, पौधों में गैसों का विनिमय। तो अगर आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा जाए कि पौधे क्या लेते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? बताइए। जय श्री राधे कृष्ण। श्वेता पटेल कैसी हैं आप? दीपक शाकिया साहब बताइए, पौधे क्या लेते हैं? तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे करे तो नेक्स्ट क्वेश्चन उससे आपका होना चाहिए कि भाई आप किसकी बात कर रहे हो। अगर तो आप बात कर रहे हो प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे लेते हैं CO2, छोड़ते हैं ऑक्सीजन। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में पौधे हमारी तरह लेते हैं, छोड़ते हैं ऑक्सीजन। बात आ रही है समझ में? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांट क्या लेते हैं, तो आप कहिएगा किसकी तुम बात कर रहे हो? भाई प्लांट में दो तरह का गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, एक है प्रकाश संश्लेषण और दूसरा है श्वसन। प्रकाश संश्लेषण में पौधे लेते हैं CO2 और छोड़ते हैं ऑक्सीजन, लेकिन श्वसन में पौधे हमारी तरह लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं CO2। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में पौधे ने ग्लूकोज बनाया है, अब ये ग्लूकोज जलेगा और तब एनर्जी देगा। जैसे हम लोगों में खाना खाने के बाद डाइजेशन होता है, 4 से 5 घंटे लगते हैं डाइजेशन में, तब बनता है ग्लूकोज और वो जलकर हमें देता है एनर्जी। लेकिन पौधा ने डायरेक्ट ग्लूकोज बना लिया प्रकाश संश्लेषण से, अब ये ग्लूकोज जलेगा और जलकर एनर्जी देगा। ठीक है? तो अगर कोई आपसे ऐसा सवाल पूछ देता है कि पौधे क्या लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर दो उससे, तुम किसकी बात कर रहे हो भाई? अगर तुम बात कर रहे हो प्रकाश संश्लेषण की, तो पौधे लेंगे CO2, छोड़ेंगे ऑक्सीजन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन, इन दिस प्रोसेस प्लांट्स एब्जॉर्ब O2 एंड रिलीज CO2, है ना? फर्दर मोर एक चीज आप देख लीजिए, दिन में दोनों एक साथ चल रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण भी चल रहा है, श्वसन भी चल रहा है। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो श्वसन के दर से अधिक होती है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी मोर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। दोनों चल रहा है, लेकिन ज्यादा तेजी से कौन चल रहा होता है? तो आप कहोगे सर प्रकाश संश्लेषण जो है ना वो ज्यादा तेजी से चल रहा होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दिन के समय पौधों के निकट कौन सी गैस ज्यादा होगी, दिन के समय पौधों के निकट कौन सी गैस ज्यादा होगी? टेल मी। हाँ, O2 रेस्पिरेशन में। श्वेता असजद ने वाटर कैसे होगा भाई? वाटर लेता है पौधा, यानी गैसियस एक्सचेंज चल रहा है, मतलब पत्तियों के थ्रू जो हो रहा है। ठीक है? और आज रेस्पिरेशन का प्रैक्टिस सेशन अटेम्प्ट करके बताइएगा कि कितना क्वेश्चन बना। अगर आप समझ गए हैं चैप्टर को तो आज अपलोड हो जाएगा शाम तक, या उससे पहले अपलोड हो जाएगा। तो दिन के समय देखो दोनों चल रहा है,
प्रकाश संश्लेषण भी, श्वसन भी, लेकिन ज्यादा तेजी से कौन हो रहा है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकल रही है? फोटोसिंथेसिस में निकल रही है आपकी ऑक्सीजन। और रेस्पिरेशन में निकल रही है कौन सी गैस? CO2। लेकिन ज्यादा तेजी से कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन, क्योंकि ज्यादा तेजी से हो रहा है आपका क्या? प्रकाश संश्लेषण। तो दिन के समय फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन ज्यादा तेजी से फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में निकलती है गैस ऑक्सीजन, और श्वसन में तो आप जानती हैं कि CO2 निकलता है। तो दोनों निकल रहा है, लेकिन ज्यादा तेजी से रिलीज होगा ऑक्सीजन। तो दिन के समय पौधों के निकट ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो दिन के समय पौधों के नजदीक रहना ये अच्छी बात होती है। तो दिन के समय पौधों के निकट रहना जो है अच्छी बात होती है, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन निकल रहा होता है और आप जो है बढ़िया फील करेंगे। ये आप जो है वो बढ़िया फील करेंगे। लेकिन रात्रि की बात करते हैं, तो रात में देखो प्रकाश संश्लेषण तो हो नहीं रहा, सिर्फ क्या हो रहा है? श्वसन हो रहा है ना। और श्वसन में पौधे हमारी तरह लेते हैं CO2 लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं CO2। तो रात में पौधों के निकट CO2 का लेवल जो है वो काफी ज्यादा रहेगा। रात में पौधों के निकट CO2 का जो लेवल है वो ज्यादा रहेगा। अब देखिए कई लोग गांव देहातों में ये चारपाई डालकर सो गए पेड़ के नीचे गर्मियों के मौसम में, है ना। गर्मियों के मौसम में चारपाई डालकर सो गए, CO2 का लेवल बढ़ रहा है यहाँ पे, तो उसका नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा, उसको अजीब अजीब से ख्यालात आएंगे। CO2 का लेवल बढ़ेगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, सफोकेशन महसूस होगी, तो उसको लगेगा कि मेरा कोई गला दबा रहा है। तो कहते हैं कि भाई पेड़ पर भूत है। अरे भूत नहीं है, किसका भूत है? CO2 का भूत है। तो रात में पौधों के निकट रहना माय डियर फ्रेंड्स ये ठीक नहीं है। रात में पौधों के निकट रहना ये अच्छी बात नहीं है। अब सवाल इस पे चलते हैं कि प्लांट में दो तरह का गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में CO2 ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। रेस्पिरेशन में हमारी तरह ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं। तो ये जो पौधों में दो तरह का गैसों का विनिमय चल रहा है, गैसों का विनिमय हो रहा है, ये किसके थ्रू होता है? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पौधों में गैसों का विनिमय होता है, इन प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू, तो उस पे हम चर्चा कर लेते हैं। इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा हूं कि ये लिख लिया होगा आपने। ये प्लांट है और ये प्लांट की एक पत्ती है। ओके, क्या है? प्लांट की एक पत्ती है। तो प्लांट की पत्तियों को आप गौर से देखेंगे तो प्लांट की पत्तियों पर आपको छोटे छोटे पोर्स दिखेंगे, छोटे छोटे छिद्र दिखेंगे पत्तियों पर। पौधे की पत्तियों पर मौजूद इन छोटे छोटे छिद्रों को, इन स्मॉल पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोमेटा, या शुद्ध हिंदी में से क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और तना पर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तना पे मौजूद इन छोटे छोटे पोर्स को कहा जाता है लेंटिसल्स, वातरंध्र। इन प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स। पौधों में गैसों का विनिमय रंध्रों एवं वात रंध्रों के द्वारा होता है। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया कि पौधों में गैसों का विनिमय होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है स्टोमेटा के द्वारा, लेंटिसेल्स के द्वारा, बोथ, नन। अब कई लोगों ने उत्साहित होकर पहले ऑप्शन में देख लिया स्टोमेटा, लगा दिया स्टोमेटा। उसने देखा ही नहीं कि दूसरे ऑप्शन में लेंटिसेल्स भी हैं और एक ऑप्शन में बोथ है। तो उत्तर क्या होना चाहिए था? बोथ। तो स्टोमेटा क्या है? लिख देता हूं यहां पे। स्टोमेटा है स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र
क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा। एंड व्हाट आर द लेंटिसेल्स माय डियर फ्रेंड्स? लेंटिसेल्स क्या है? तो आप कहेंगे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ स्टेम। तना की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र। तना की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र। तो पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को हम स्टोमेटा कहते हैं, और तना की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को हम लेंटिसेल्स कहते हैं। बात आ रही है समझ में? श्वेता पटेल कह रही कि सर जी कहाँ पे प्रैक्टिस सेशन अपलोड होता है, प्लीज बता दीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है ना, साइंस बाय जुबैर एहसानी के नाम से, उस पे तो आपने प्रीवियस जो 2 चैप्टर हो चुके हैं उसका भी अटेम्प्ट नहीं किया होगा, इसका मतलब। हाँ, सोने से मना इसीलिए करते दीपक शाक्या साहब, ठीक है। तो प्लांट्स में जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं ना, इन्हीं स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के थ्रू होते हैं। अब एक बात और करते हैं, फिर इन पॉइंट्स को जरा हम लिख लेंगे, है ना। एक पॉइंट और बताता हूं आपको, यहाँ पर देखिएगा। ये आपने कहा कि ये एक पौधा है और इसका ये एक शाखा है, और इस शाखा से लगी हुई है एक पत्ती, तना से लगी हुई पत्ती। आपने कहा सर पत्तियों की सतह पर ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जब माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं ना, वो कहलाते हैं स्टोमेटा, रंध्र। अब इनमें से एक स्टोमेटा को हमने क्या कर दिया है? जूम कर दिया है। तो इनमें से एक स्टोमेटा को अगर आप जूम करेंगे, जूम कर देते हैं थोड़ा, जूम तो समझते ही होंगे, मोबाइल का दौर है। तो जब एक स्टोमेटा को जूम करेंगे ऐसे, तो देखिएगा कि प्रत्येक स्टोमेटा में किडनी के आकार की 2 कोशिकाएं होती हैं, और किडनी के आकार की 2 कोशिकाओं को हम कहते हैं गार्ड सेल्स। इसको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? गार्ड सेल, GUARD, गार्ड सेल, रक्षक कोशिकाएं, या कभी कभी से द्वार कोशिकाएं भी लिख देते हैं, द्वार कोशिकाएं। तो आपसे पूछा जाता है कि गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्टोमेटा में। और ये द्वार सेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है? तो किडनी के आकार का होता है, किडनी शेप्ड होता है, विरक के आकार का। हमारी जो विरक होती है, किडनी होती है ना, उसके आकार का होता है, विरक के आकार का होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन, गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन विच स्ट्रक्चर? तो गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन योर स्टोमेटा। गार्ड सेल्स स्टोमेटा में पाई जाती हैं, और गार्ड सेल के चारों तरफ इस तरह की कोशिकाएं होती हैं, ये चारों तरफ इस तरह की कोशिकाएं होती हैं, इसको घेरे रहती। इनको कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स, सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं। सब्सिडियरी मतलब सहायक कोशिकाएं, ठीक है। तो ये गार्ड सेल को चारों ओर से घेरे हुए हैं सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल कि गार्ड सेल का काम क्या है। फिर सारे पॉइंट को हम इकट्ठा करके लिखने वाले हैं। गार्ड सेल्स का काम क्या होता है कि स्टोमेटा को खोलने में और बंद करने में मदद करता है। तो गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। द्वार कोशिकाएं रंध्रों का खुलना एवं बंद होना नियंत्रित करती हैं। कैसे? पहले उसको समझ लीजिए। जैसे सपोज करो कि ये गार्ड सेल है, जैसे सपोज करो कि ये मान लिया कि स्टोमेटा है और स्टोमेटा के अंदर ये गार्ड सेल है, ठीक है। ये स्टोमेटा है और स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल है, ठीक है। अब इस गार्ड सेल ने पानी अवशोषित किया है अगर आसपास की कोशिकाओं से, जिसको सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं,
पानी अवशोषित किया है, तो ये गार्ड सेल्स कैसा होगा, फूल जाएगा, है ना, टाइट हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, है ना, इसमें पानी भरेगा तो टाइट होगा ना। इस समय जो प्रेशर आता है ना इसके अंदर, इसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। टाइट हो गया, टर्जिड हो गया, और उस समय जो प्रेशर आता है इसमें आता है, उसको कहते हैं टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब। क्या बोलते हैं, स्फीति दाब कहते हैं। तो देखो, अगर क्या होगा कि पानी ये लेगा तो क्या होगा, ये सेल टाइट होगा, टर्जिड होगा, और उस समय जो प्रेशर आएगा ना उसको बोलेंगे टर्गर प्रेशर। तो अगर पानी अंदर जाता है तो टर्गर प्रेशर क्या होता है, बढ़ेगा। टीपी लिख दिया मैंने, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। पानी लेगा तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, देखिए पानी लेगा तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, है ना, ये जो रंध्र है ये खुल जाएगा, खुल जाएगा। ये सेल टाइट होगा तो ऐसे खींचेगा ये, और ये खुल जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर गार्ड सेल से पानी बाहर निकल रहा है, गार्ड सेल से पानी बाहर निकल रहा है, तो टर्गर प्रेशर क्या होगा, घटेगा, स्फीति दाब घटेगा। स्फीति दाब घटेगा तो ये सेल ऐसे हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, है ना, रंध्र जो है वो बंद हो जाएगा। पानी लेगा गार्ड सेल, खुल जाएगा, पानी लूज करेगा, बंद हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि स्टोमेटा का खुलना एवं बंद होना किस पे डिपेंड कर रहा है, टर्गर प्रेशर में चेंज होने के कारण। टर्गर प्रेशर में स्फीति दाब में परिवर्तन के कारण स्टोमेटा खुलते हैं और बंद होते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आप लोग लिख लो, यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि पौधों में गैसों का विनिमय, देखो अब सारे पॉइंट को इकट्ठा कर लो। पौधों में गैसों का विनिमय रंध्रों एवं वात रंध्रों के द्वारा होता है। पौधों में गैसों का विनिमय रंध्रों एवं वात रंध्रों के द्वारा होता है। इन प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स। दूसरा पॉइंट लिखेगा कि गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन स्टोमेटा, है ना, रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट पहले देख लीजिए फिर लिखेगा। गार्ड सेल्स का काम क्या होता है, गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठंडे दिमाग से, द्वार कोशिकाएं रंध्रों का खुलना एवं बंद होना नियंत्रित करती हैं। जो डायग्राम में दिखाया वो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। कैसे खुलती और बंद होती है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन टर्गर प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल। गार्ड सेल के टर्गर प्रेशर में चेंज होने के कारण स्टोमेटा खुलते हैं और बंद होते हैं। जैसे देखिए, अगर गार्ड सेल पानी लेता है, गार्ड सेल पानी लेता है तो टर्गर प्रेशर बढ़ता है, स्फीति दाब बढ़ता है और स्टोमेटा खुल जाता। टाइट होगा ना ऐसे, तो स्टोमेटा ऐसे खींचेगा तो खुल जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर गार्ड सेल पानी लूज कर देता है, पानी लूज कर देता है, तो टर्गर प्रेशर क्या होगा, घटेगा, और स्टोमेटा आपका क्लोज हो जाएगा। तो ये जो आपका स्टोमेटा है वो खुल रहा है, बंद हो रहा है, किसके कारण, गार्ड सेल के टर्गर प्रेशर में चेंज होने के कारण। ये टर्गर प्रेशर क्या है, जब गार्ड सेल पानी लेगा तो टाइट होगा, तो उस समय जो प्रेशर आएगा उसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब। क्या बोलते हैं, स्फीति दाब कहते हैं। इन पॉइंट्स को जरा लिख लो, फिर पूछ लेना कि कोई दिक्कत है तो दोबारा बता दूंगा। तो इसको याद कर लेना है, ज्यादा विद्वान नहीं बनना आपको, ठीक, बायोलॉजिस्ट नहीं बनना, एकदम एक एक पॉइंट आपको एकदम समझना ही है। ये सारे पॉइंट्स आपको रटना है। ये थोड़ा हायर लेवल की चीज हो गई, आपके एग्जाम में पूछ दिया है। एक्चुअली ये नीट लेवल का पॉइंट है। ये सिंपल आपको याद रखना है, पानी जब जाएगा तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, यानी
गार्ड सेल टाइट होगा, तो गार्ड सेल टाइट होगा उस समय जो प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब। तो देखो जब गार्ड सेल के अंदर पानी घुसेगा तो ये टाइट होगा, टर्गर प्रेशर स्फीति दाब बढ़ेगा, तो क्या होगा, ऐसे खींचेगा ना तो स्टोमेटा खुल जाएगा। और जब ये पानी लूज करेगा, पानी लूज करेगा तो टर्गर प्रेशर स्फीति दाब घटेगा, तो ऐसे चिपक जाएगा, ये तो क्लोज हो जाएगा। तो स्टोमेटा खुल रहा है और बंद हो रहा है किसके कारण, गार्ड सेल के टर्गर प्रेशर में चेंज होने के कारण। बस इतना याद रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाने का आपको। बायोलॉजिस्ट नहीं बनना है, विद्वान नहीं बनना है, हमें ऑफिसर्स बनना है। तो हम बायोलॉजी को रट के भी निकाल सकते हैं, तो ज्यादा मलाल नहीं करने का कि एकदम एक एक बात समझ में आना है ना। अदरवाइज बाथरूम में जाके आंसू बहा रहे हैं कि भाई आज समझ में नहीं आया। नीट की तैयारी करने वाले मैं बच्चों की बात बतलाता हूँ। बहुत बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री समझ में आती है, बायो समझ में नहीं आती, पूरा एनसीईआरटी रट के वो नीट निकाल लेते हैं। श्वेता पटेल, बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे अभी आपने पूरा खत्म कर लिया रेस्पिरेशन, अब इसका क्वेश्चन क्विज अटेम्प्ट कर लीजिए, मजा आ जाएगा। कंटिन्यू लाइव क्लासेस होती है, सौम्या कह रही है, इसलिए प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता। 30-35 मिनट का सेशन रहता है, ठंडे दिमाग से सोते वक्त भी देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हो गया, ये पॉइंट नोट हो गए, तो आगे बढ़े फिर हम, इजाजत है। तो हमने क्या बोला कि पौधों में गैसों का विनिमय स्टोमेटा और लेंटिसेल्स से होता है ना। और अगर आप स्टोमेटा को देखेंगे तो स्टोमेटा के अंदर, ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा के अंदर किडनी के आकार की कोशिकाएं होती हैं। इन किडनी के आकार की कोशिकाओं को हम गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल्स का काम क्या होता है, स्टोमेटा को खोलना और बंद करना। अब ये स्टोमेटा खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं, तो गार्ड सेल के टर्गर प्रेशर में चेंज होने के कारण। टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो खुल जाएगा, टर्गर प्रेशर घटेगा तो बंद हो जाएगा। यही तो लिखा हुआ है, और तो कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है आप लोगों को, बस याद हो गया। आगे बढ़े फिर, बढ़ जाए, या अभी भी किसी को डाउट है तो फिर से समझा दूंगा, बोलो। स्नेहा जायसवाल, अच्छा स्नेहा जायसवाल करेंगे, सर समझ में नहीं आया, तो एक बार फिर से समझा देता हूं या दोबारा समझ में आ गया, बताइए स्नेहा। दोबारा बताने की जरूरत है या नहीं, दोबारा बताने की जरूरत है तो फिर से बता दूंगा। देखो एक बार फिर से देखो आप, मैंने क्या कहा कि स्टोमेटा का जो खुलना है और बंद होना है, जैसे देखो आप, मैंने कहा शुरू से देखो आप, पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा क्या है, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र। अब ये स्टोमेटा को ये पत्तियों की सतह और पत्तियों पर स्टोमेटा है। स्टोमेटा को हमने जूम करके देखा तो दिखा रही है, स्टोमेटा के अंदर इस तरह का सेल है जिसका नाम है गार्ड सेल, द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाओं का आकार कैसा है, किडनी के आकार का। अब द्वार कोशिकाओं का काम क्या है, तो स्टोमेटा को खोलना और बंद करना। कैसे, देखो स्टोमेटा के गार्ड सेल के अंदर पानी जब आएगा तो ये टाइट होगा, टर्जिड होगा, तो इस समय जो प्रेशर डेवलप होगा, है ना, प्रेशर बढ़ेगा, तो उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब। क्या कहते हैं, स्फीति दाब। तो स्टोमेटा के अंदर, स्टोमेटा के गार्ड सेल के अंदर पानी जाएगा तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, तो ये सेल जब टाइट होगा तो ऐसे खींचेगा तो स्टोमेटा खुल जाएगा। तो देखो पानी जब अंदर जा रहा है तो टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है, स्टोमेटा क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, तो स्टोमेटा ओपन हो रहा है। उसी तरह से अगर ये गार्ड सेल पानी लूज करेगा, फिर से देख लो आप, पानी लूज करेगा तो टर्गर प्रेशर घटेगा, है ना, पानी निकल रहा है तो ये सेल जो है वो फ्लैसिड होगा, है ना। तो टर्गर प्रेशर घटेगा, तो टर्गर प्रेशर घटेगा तो ऐसे चिपक जाएगा ना, तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। यही पॉइंट हमने जो है यहाँ पे आपको लिख दिया है पॉइंट वाइज। ठीक है, चलिए, ठीक है। हाँ, ड्राई लीव्स में खत्म हो जाता है, वो दिखेगा नहीं सही से। हाँ, टेलीग्राम पे इसकी जो है वो पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है। अब आते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन पे।
इस पे बात करेंगे। ट्रांसप्रेशन हिंदी में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन। ये क्या होता है देखिए जरा, व्हाट इज ट्रांसप्रेशन, व्हाट डू मीन बाय ट्रांसप्रेशन माय डियर फ्रेंड्स। तो ये मान लिया कि कोई पौधा है और इसकी ये जड़ें हैं, ये क्या है, इसकी जड़ें हैं। तो ये पौधे की जड़ें हैं मिट्टी में, ठीक है, ये जड़ें हैं और ये शाखाएं हैं पेड़ की, और इन पेड़ की शाखाओं से जुड़ी हुई हैं पत्तियां। अब इन पत्तियों से, पेड़ की पत्तियों से वाटर का यानी जल का वेपर के रूप में निकल जाना, जल का वाष्प के रूप में निकल जाना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। वाष्प के रूप में जल का उत्सर्जन हो रहा है। तो वाष्पोत्सर्जन को हम कैसे बयां करेंगे कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, समझिएगा, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट समझते हैं ना, जो पार्ट मिट्टी के ऊपर है। तो पौधे के वायवीय भागों से, मतलब जो भाग मिट्टी के ऊपर है जो हवा में है, पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ जाना क्या कहलाता, वाष्पोत्सर्जन कहलाता। तो देखो यहां पे हमने लिख दिया है कि ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम अ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ जाना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज व्हाट, ट्रांसपिरेशन। ये हो गई डेफिनेशन। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये बार बार पूछा गया है। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज व्हाट, पोटोमीटर। वाष्पोत्सर्जन की दर को एक यंत्र के द्वारा मापते हैं, उस यंत्र का नाम है पोटोमीटर। अब आप कहिएगा सर ये वाष्पोत्सर्जन से तो पौधे को लॉस हो रहा है, सिर्फ पानी निकलता चला जा रहा है। लेकिन देखो वाष्पोत्सर्जन ना हो तो पौधे जो है वो पानी को जड़ों के द्वारा अवशोषित करने में सक्षम नहीं होंगे। जैसे ही ये पानी निकल रहा है, इधर से पत्तियों से पानी निकल रहा है, तो एक सक्शन प्रेशर डेवलप हो रहा है, चूषण बल विकसित हो रहा है। जैसे आप स्ट्रॉ में पानी ऊपर खींचते हैं ना, तो सक्शन प्रेशर डेवलप होता है और आपका लिक्विड ऊपर बहता है। ठीक उसी तरह से जब जो है ये पानी ऊपर बढ़ता है तो इधर से एक सक्शन प्रेशर, एक वैक्यूम क्रिएट होता है और पानी जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ता है। तो अगर ये ट्रांसपिरेशन ना हो तो पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा। दूसरी बात कि आप जानते हैं कि जब इवेपोरेशन होता है तो वहां पर कूलिंग इफेक्ट होती है। स्प्रिट आप लगाते हो ना, तो वहां से पानी भाप बनकर उड़ता है तो ठंडा लगता है ना। ठीक उसी तरह से ट्रांसपिरेशन होता है तो कूलिंग इफेक्ट होती है और पौधे मुरझाने से बचते हैं, विल्टिंग नहीं हो पाता। अदरवाइज जब गर्मी होती है और काफी धूप होती है तो पौधे मुरझा जाएंगे। तो ट्रांसपिरेशन का ये इंपॉर्टेंस हुआ, ट्रांसपिरेशन का ये इंपॉर्टेंस हुआ आपका, ठीक है। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज व्हाट, पोटोमीटर। फायदा क्या है कि भाई यहां से हो रहा है आपका पानी का एब्जॉर्प्शन, और दूसरा क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे पौधे विल्टिंग से यानी मुरझाने से बच रहे हैं। लेकिन एक और प्रक्रिया होती है माय डियर फ्रेंड्स, गटेशन, जिसको कहते हैं बिंदु सराव, है ना। तो गटेशन में और ट्रांसपिरेशन में क्या अंतर है वो जरा आप देखिए। ये मान लिया कि कोई पत्ती है, क्या है, पत्ती है, और ये पत्तियों का क्या है, मिड रिब है, और ये शिराएं हैं, वेन्स हैं, ये शिराएं हैं। देखिए पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे पोर्स हैं, छिद्र हैं, पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र हैं उसको स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं।
पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र हैं उसको स्टोमेटा कहते हैं, लेकिन पत्तियों के किनारों पर भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्तियों के किनारों पर भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और पत्तियों के किनारों पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे हाइडाथोड यानी जल रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? जल रंध्र कहते हैं, हाइडाथोड्स। तो पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे पोर्स हैं ना, पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे पोर्स हैं, पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे पोर्स हैं ये कहलाते हैं स्टोमेटा, लेकिन किनारों पर जो छोटे छोटे पोर्स हैं उन्हें कहते हैं हाइडाथोड्स। अब इन हाइडाथोड से जल का लिक्विड के रूप में निकलना, है ना, लिक्विड के रूप में निकलना, द्रव के रूप में निकलना। ये वाटर किस रूप में निकल रहा है? लिक्विड के रूप में निकल रहा है, द्रव के रूप में निकल रहा है। तो पत्तियों के हाइडाथोड से जल का द्रव के रूप में निकल जाना बिंदु सराव कहलाता है। दोनों में फर्क है। स्टोमेटा के थ्रू पानी किस रूप में निकल रहा? वेपर के रूप में निकल रहा, वाष्प के रूप में निकल रहा। देन दिस इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसपिरेशन। देन दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। लेकिन हाइडाथोड के थ्रू वाटर लिक्विड के फॉर्म में निकल रहा, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट? बिंदु सराव, है ना, बिंदु सराव। तो यहां पे हमने लिख दिया है कि गटेशन इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम हाइडाथोड्स। तो जल रंध्रों द्वारा जल का द्रव के रूप में बाहर निकलना, जल रंध्रों द्वारा जल का द्रव के रूप में बाहर निकलना, ये कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स गटेशन। अब ये हाइडाथोड क्या है तो हमने लिख दिया है। व्हाट इज हाइडाथोड? तो हमने लिखा है कि देखो, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ मार्जिन्स, पत्तियों के किनारों पर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसे कहते हैं हाइडाथोड। तो नोट करके लिख लीजिएगा हाइडाथोड क्या है। पौधों की पत्तियों के किनारों पर जहां शिराएं खुलती हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें जल रंध्र कहते हैं, उन्हें जल रंध्र कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में अक्सर आपको दिख जाएगा इन पत्तियों पर किनारों पर आपको क्या दिख रहा है? जल की बूंदें। ये कहलाती हैं गटेशन, बोले तो बिंदु सराव। बात आनी चाहिए समझ में, ठीक है। मॉर्निंग वॉक करने आप जाइएगा तो आपको दिख जाएगा ऐसा कुछ, ठीक। तो दोनों में फर्क आपको समझ में आना चाहिए कि गटेशन क्या है और ट्रांसपिरेशन क्या है। दोनों में एक अंतर दिखा देता हूं मैं। देखो, यहां है ट्रांसपिरेशन और यहां है गटेशन। ये दिन के समय होगा ट्रांसपिरेशन, ये रात के समय होगा। यहां पे वाटर वेपर के फॉर्म में, जल वाष्प के रूप में निकलेगा, यहां पे वाटर लिक्विड के फॉर्म में निकलेगा, द्रव के रूप में निकलेगा। ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू होता है, और ये जो होता है हाइडाथोड के थ्रू होता है। ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू हो रहा है? वाटर वेपर स्टोमेटा के थ्रू निकल रहा है, पानी हाइडाथोड के थ्रू निकल रहा है, दोनों ही पोर्स हैं। अच्छा, इसमें जो ट्रांसपिरेशन में वाटर निकलता है वो प्योर वाटर होता है ना, शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल बाहर निकलता है। इसमें मिनरल्स, खनिज इत्यादि नहीं होते, लेकिन गटेशन के द्वारा जो वाटर निकलता है ना, उसमें मिनरल्स, आयंस हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई ट्रांसपिरेशन जो है वो टेम्परेचर को लो करता है और पौधे जो है वो विल्टिंग से बचते हैं। विल्टिंग मतलब मुरझाने से बचते हैं।
है ना। जब ट्रांसपिरेशन होता है तो कूलिंग इफेक्ट होती है, पौधे का टेम्परेचर घटता है ना, ठंडा ठंडा उसको महसूस होता है और पौधे विल्टिंग से यानी मुरझाने से बचते हैं। लेकिन ऐसा कोई इफेक्ट इसमें नहीं देखा गया। गटेशन से टेम्परेचर पर पौधे के कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सो हियर वी हैव द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन, है ना। तो लिख लेंगे वाष्पोत्सर्जन एवं बिंदु सराव में अंतर, बिंदु सराव में अंतर। अरे कोई दिक्कत है, बता दो दिक्कत है तो। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो आज हमारा जो है वो रेस्पिरेशन जो है खत्म हो गया। एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे खत्म, और उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अपना दिल वगैरह पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे? दिल, यानी सर्कुलेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, ये नोट हो जाएगा, लिखेंगे डन। आज भी कमेंट में दिक्कत आ रहा है क्या? श्रेया गुप्ता, दीपक शाक्या। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, और वो है हमारा रेस्पिरेटरी कोशेंट, जिसको आरक्यू लिखते हैं शॉर्ट में। रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है? रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है? श्वसन गुणांक क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय रेस्पिरेटरी कोशेंट? श्वसन गुणांक, शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं इसको? आरक्यू। ये आरक्यू क्या होता है पता है? आरक्यू होता है कि आपने श्वसन के दौरान कितना CO2 छोड़ा है और कितना ऑक्सीजन लिया था। इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का जो अनुपात है, ये कहलाता है आरक्यू, बोले तो श्वसन गुणांक। यानी श्वसन के द्वारा छोड़ी गई CO2 का आयतन और श्वसन के दौरान ली गई ऑक्सीजन के आयतन के अनुपात को आरक्यू कहते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान CO2 का कितना वॉल्यूम रिलीज हुआ और ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम आपने लिया, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? आरक्यू कहलाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन सिंपल पूछ दे कि आरक्यू होता है O2 अपॉन CO2, CO2 अपॉन O2, CO2 अपॉन N2, CO2 अपॉन CO, तो आप क्या कहिएगा कि आरक्यू जो होता है ना वो CO2 अपॉन O2 होता है। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब्ड, कितना ऑक्सीजन का आयतन लिया गया है और कितना छोड़ा गया है, इन दोनों का अनुपात आरक्यू कहलाता है। तो श्वसन के दौरान विमुक्त या मुक्त होने वाली CO2 का आयतन और प्रयुक्त होने वाली ऑक्सीजन के आयतन के अनुपात को आरक्यू कहते हैं। आरक्यू हमें यह बताता है कि क्या जला है आपकी बॉडी में। जैसे आरक्यू की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट जल रहा है ना। कार्बोहाइड्रेट में जितना ऑक्सीजन लोगे उतना ही CO2 बनेगा। आरक्यू अगर 1 से कम आया है, इसका मतलब आपके बॉडी में प्रोटीन या वसा जला है, प्रोटीन या वसा जला है। और आरक्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या जल रहा है? कार्बनिक अम्ल जला होगा, कार्बनिक अम्ल जला होगा। और आरक्यू अगर इन्फिनिटी है, अनंत है, इसका मतलब क्या हुआ होगा? अवायवीय श्वसन हुआ होगा। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन यूज नहीं होता है ना। क्या हुआ होगा? अवायवीय श्वसन होगा, अवायवीय श्वसन होगा। क्यों? आरक्यू होता क्या है? आरक्यू होता है CO2 बटा O2। और बता दो कि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन तो यूज नहीं होता, तो ऑक्सीजन 0 हो गया। तो 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। तो आरक्यू इन्फिनिटी होने का मतलब कि रेस्पिरेशन कैसा है? आपका एनएरोबिक है। तो इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये फिर नीट लेवल पे आ गया, ये आपका TGT लेवल पे आ गया। बस आप इतना याद रखना है कि आरक्यू क्या होता है, CO2 बटा O2, इतना आपको याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स। नो प्रॉब्लम ना? वेरी गुड। शिवम साहब समझ में आ रहे हैं ना? वेरी गुड, ओके।
तो क्या बोलोगे? RQ क्या होता है? रेस्पिरेटरी कोशेंट, श्वसन गुणांक क्या होता है? CO2 अपॉन O2 होता है। ये हमें किस में हेल्प करता है कि क्या जला है आपकी बॉडी में, है ना, क्या जला है आपकी बॉडी में। अब जैसे अभी जो है वो कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर ये कहाँ पे चल रही है प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस जो है वो कहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्रैक्टिस है वो हमारे YouTube पे चल रही है। तो आज जो है थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, वेट करिएगा। हमारे YouTube चैनल पे जाइएगा, हमारे YouTube चैनल का नाम है साइंस बाय जुबैर एहसानी। प्लांट न्यूट्रिशन का, एनिमल न्यूट्रिशन का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने। आज ये टॉपिक खत्म हुआ है तो आज ये अपलोड हो जाएगा, तो जाकर के देखिए। जुबैर एहसानी के नाम से मैं फेसबुक और इंस्टा पे हूं, तो अगर कोई आपको दिक्कत है, तकलीफ है, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। और ये जो सेशन हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं उसकी PDF जो है वो हम अपने टेलीग्राम पे भी अपलोड कर रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस का सुरूर, 13 सुरूर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में सर्कुलेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, फ्रेश टॉपिक के साथ। तो दीजिए मुझे इजाजत। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है किसी का, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं आता है चैनल? अच्छा, हम देखेंगे क्यों नहीं आ रहा है। करीब करीब 18,000 बच्चे उसमें होंगे जुड़े हुए। उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साइंस का सुरूर ऐसे कैपिटल में डालिए, आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे आपको मिल जाएगी PDF, मिल जाएगी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, PDF, और भी बहुत सारे क्लासेस की PDF आपको मिल जाएंगी। और जो क्वेश्चन हमने दिया है उसको अटेम्प्ट करते रहिएगा टेलीग्राम पे, है ना। बहुत सारे क्विजेस हमने डाले हुए हैं, उसको भी अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।